तो हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले असेसमेंट के बारे में, ठीक है। मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं आइसोलेशन के बारे में। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट रहेंगे उनको एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे इन्फेक्शन या फिर जो अदर पर्सन्स हैं उनको वहाँ पे उनके अंदर स्प्रेड ना हो, क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मैंने बताया था कैसी डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से फैलती है, ठीक है। इसलिए अगर पेशेंट को वहाँ पे आइसोलेट नहीं किया गया या प्रिकॉशंस नहीं रखे गए तो क्या हो सकता है, वहाँ पे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हो गए, कम्युनिटी हो गई, उनको भी ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकती है। तो उसको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले कीप पेशेंट इन वेल वेंटिलेटेड रूम। जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होगा उसको हमेशा वेल वेंटिलेटेड रूम में रखा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पे फ्रेश एयर कंटिन्यू वहाँ पे रूम में आएगी और जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होंगी वो रूम से बाहर निकल जाएंगी। इससे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगी उसकी कंसंट्रेशन उस जगह पे कम हो जाएगी और वहाँ पे जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे संभव हो सके तो क्या करेंगे, रूम में सनलाइट वो भी अगर आ सके तो आए, जिससे क्या होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो भी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करने में, फिर कंप्लीटली नहीं लेकिन डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। ठीक। सेकेंड है एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस मेनली जो इन्फेक्शंस होगा उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस पर एयरबॉर्न डिजीज होती है एनवायरनमेंट में, वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी। तो सबसे पहले पेशेंट को मैंने बताया कहाँ पे रखेंगे, आइसोलेशन रूम में रखेंगे। इसके अलावा जैसे वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे या हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको क्या करना चाहिए, N95 मास्क यूज करना चाहिए। पेशेंट को बाहर जाते समय वहाँ पे सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए रूम में, ठीक है। और बिना किसी काम के वहाँ पे किसी क्लोज कांटेक्ट में से बचना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रांसमिशन को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कफ हाइजीन्स को कैसे मेंटेन करेंगे। कफ हाइजीन्स मतलब जो रेस्पिरेटरी हाइजीन्स रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कफ हो गया, स्नीज हो गया, उसको क्या करना, कर सकते हैं, उसका प्रिकॉशन करना, जिससे क्या हो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्वायरमेंट में ना हो, स्प्रेड हो। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो गई तो फिर से क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन काज हो सकता है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइजीन्स को प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा कवर माउथ फाइल कफिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो माउथ होगा, माउथ को पेशेंट को हमेशा वहाँ पे कफ या स्नीज करते समय क्या करना चाहिए, अपने माउथ पे टिश्यू या कह सकते हैं हैंड कफ हो गया या फिर जो चीज़ होगा उससे उसको क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वाली ड्रॉपलेट्स होंगी वो इन्वायरमेंट में वहाँ पे नहीं स्प्रेड होंगी और जो अदर पर्सन्स होंगे वो भी उनके अंदर भी इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन्वायरमेंट में आएंगे, अगर वहाँ पे कोई पर्सन वहाँ पे हुआ तो उसके क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज टिश्यूज टिश्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्पोजेबल टिश्यूज़ होते हैं उसका यूज़ कर सकता है पेशेंट। तो इससे क्या होगा, कफ या स्नीज करने के बाद उस टिश्यू का यूज करके फिर उसको कवर डस्टबिन में फेंक देंगे। जिससे क्या होगा, जो यूज टिश्यूज़ होंगे वो उसमें, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स होंगी तो वो अगर उसको कवर डस्टबिन होगा उसके अंदर डालेंगे तो वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड नहीं होंगे। अगर इधर उधर छोड़ दिए तो वो भी स्प्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली। जो और क्या करेंगे, मान लिया वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी या स्नीजिंग किया, ठीक है, स्पिटिंग की, और तो क्या करना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले, आफ्टर ईटिंग, बिफोर ईटिंग, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या करना चाहिए, वहाँ पे हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। हैंड जो वॉश कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा, वहाँ पे या फिर अल्कोहल हो, अल्कोहल बेस्ड हैंड पे रब कर सकते हैं, उससे भी वहाँ पे बैक्टीरिया और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्प्रेड नहीं होंगे, ठीक है। ये सबसे कह सकते हैं इफेक्टिवली मेथड रहता है कि हाँ प्रिवेंशन से बच सकते हैं, प्रिवेंट करके हम बैक्टीरिया से वहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए रूम में, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है।
तो इनका यूज़ करके सारी चीज़ें मैंने बताई, वहाँ पे एयरबॉर्न प्रिकॉशंस का यूज़ करके, वहाँ पे कवर माउथ करके, इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम, खुद इन्फेक्शन से स्प्रेड होने से बचेंगे और जो पब्लिक हेल्थ होगी उसको भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल एडेरेंस की। इंश्योर रेगुलर ड्रग इनटेक। तो देखो, मेडिकल एडेरेंस का मतलब होता है जो पेशेंट है वो जो डॉक्टर्स ने बताया है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स बताया, उसकी सही डोज, सही टाइमिंग और ड्यूरेशन, ये कैसे लेना है, नियमित रूप से लेना है। ठीक है, इन चीज़ों को वहाँ पे जो ट्रीटमेंट, वहाँ जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है मोस्टली कितने महीने का होता है, 6 मंथ का होता है, या फिर जब क्रोनिक कंडीशन होती है इससे ज़्यादा टाइम के लिए सब चल सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे मेडिसिन बताई गई, जो ड्रग बताई गई हैं डॉक्टर्स के द्वारा, अगर वहाँ पे पेशेंट है कंटिन्यू मेडिसिन नहीं लिया, मेडिसिन बीच में बंद कर दिया, डोजेज नहीं ली, या फिर इरेगुलर ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पे आज खाया कल नहीं खाया, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वहाँ से इरेडिकेट नहीं होगा। इससे जो डिजीज़ रिप्लेस की रिलैप्सिंग की कंडीशन है, या फिर कह सकते हैं ट्रीटमेंट फेलियर की कंडीशन है, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, और ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाती है। तो अगर वहाँ पे सही से मेडिसिन नहीं ली गई, 6 मंथ का जो कोर्स है कंप्लीट नहीं किया गया, और रेगुलर मेडिसिन वहाँ पे टाइमली मेडिसिन नहीं ली गई, तो उस कंडीशन में वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रीटमेंट हो वो रेगुलरली लेना है, टाइमली लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गई तो फिर ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से मेडिकल एडेरेंस में ट्यूबरकुलोसिस को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट के एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंश्योर, सबसे पहले रेगुलर ड्रग इंटेक बताया हमने कि रेगुलर क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रग को इंटेक करेंगे। ठीक है, जितनी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन बताई गई हैं वो वहाँ पे डेली लेना है, और बिना किसी इंटरप्रिटेशन के वहाँ पे लें। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि जो ब्लड होगा, ब्लड में अगर ड्रग वहाँ पे कंसंट्रेशन कंटिन्यू बना रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो मेडिसिन कंटिन्यूअस लेंगे तो इससे वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, और वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। इससे डिजीज ट्रांसमिशन कम होगा, और वहाँ पे कंप्लीट जो डिजीज हो जाएगी क्योर हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि जो ड्रग्स मैंने बताया था सबका अलग अलग यूज था। ठीक है, जैसे आइसोनियाजाइड का मैंने बताया था क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा, वो क्या करता है, सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट रहता है माइकोलिक एसिड, तो क्या करता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब जब माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो मेडिसिन होंगे कंटिन्यूअस लेना रहेगा। ठीक है, तो कोई वहाँ पे माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकेगा, कोई आरएनए की सिंथेसिस को वहाँ पे इनहिबिट करेगा, कोई वहाँ पे जो उसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। अब ये सारी चीज़ें इनहिबिट होंगी, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा, धीरे धीरे वहाँ पे सिम्टम्स भी रिड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, और जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो नर्सेज रहती हैं वो क्या करती हैं, पेशेंट को मेडिसिन शेड्यूल समझा देती हैं, और वहाँ पे टाइमली मेडिसिन कैसे लेना है उसके लिए भी मोटिवेट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंश्योर नो मिस्ड डोज। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक भी डोज क्या होना चाहिए, और पेशेंट को मेडिसिन की डोज नहीं भूलना चाहिए। उसको मेडिसिन, अगर एक भी मेडिसिन डोज मिस्ड हुई तो क्या होता है, वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप होने का कह सकते हैं, बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंस होने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे मेडिसिन लेना चाहिए। बार बार डोज वहाँ पे अगर मिस करेंगे तो फिर वहाँ पे रिलैप्स की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाएगी, और ट्रीटमेंट फेलियर होने का रिस्क वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। इसीलिए जो वहाँ पे पिल्स रिमाइंडर है, डॉट्स की कंडीशन है, और फैमिली सपोर्ट मेडिसिन डेयरी, ठीक, ये सारी से मेथड्स का यूज करके वहाँ पे कम जो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें है प्रॉपर वहाँ पे मेडिसिन लेना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स, जो वहाँ पे जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम ले रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ये इफेक्टिव होने के साथ साथ किसी पर्सन में क्या होती हैं वो साइड इफेक्ट भी काज करती हैं। ठीक है, इसीलिए जो नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, रेगुलर वहाँ पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगी, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि जो ड्रग्स ली जाती हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे नासिया है, वोमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, स्किन रैशेज, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो इथेनब्यूटाल लेते हैं ये विजुअल डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रैमफिसिन ले रहे हैं, वो क्या होगा, आर्गन डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसी कारण से सबके ड्रग्स का अलग अलग साइड इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वहाँ पे हम मेडिसिन देंगे लेकिन उसको साथ में मॉनिटर करते रहेंगे, अगर वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट दिखाई देगा तो वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे साइड इफेक्ट अगर आइडेंटिफाई हो गया तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इंटरप्शन वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। तो फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसकी जो मेंटल है, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट चलता है। इस कारण से वहाँ पे पेशेंट जो होता है उसको डिप्रेशन जैसी कंडीशन, एंजाइटी जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे तो पेशेंट को वहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट में वहाँ पे जो इमोशनल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, और वहाँ पे सोशल स्टिग्मा जैसी कंडीशन भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें से बचा रहेगा पेशेंट। ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है, ये सोच कर स्ट्रेस लेता है कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को ना फैला दे। ठीक है, और वहाँ पे फैमिली में ना हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं जिनको क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन वहाँ पे हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, वहाँ पे रिकवरी और अडेरेंस दोनों ही बेहतर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस फियर। अब क्या होगा, फियर, डर को, उसको जो पेशेंट के मन में जो कह सकते हैं बहुत सारी डर हो जाता है कि हाँ क्या कंप्लीटली सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा। ठीक है, जो ऐसा तो नहीं है फाइटल डिजीज है, फैमिली को भी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं जिनसे क्या हो जाए, वहाँ पे पेशेंट जो रहता है वो उन चीज़ों के बारे में कह सकते हैं एक सोचता रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को वहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए, उनको कह सकते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कि जो एंटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो कंटिन्यूसली वहाँ लिया जाए, ड्रग्स ली जाए, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कम्प्लीटली क्योरेबल हो सकती है, क्योर हो जाएगी, और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट है उसको फियर नहीं होगा, एंजाइटी कम हो जाएगी उसकी, और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग पेशेंट को क्या होगा, डिजीज ट्रीटमेंट के बारे में, उसके डिजीज़ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में सही गाइडलाइंस वहाँ पे देना चाहिए कि जो मेडिसिन है कब तक लेना है, मेडिसिन ड्यूरेशन के बारे में बताना चाहिए। वहाँ पे ट्रीटमेंट को ये भी बताना चाहिए कि ट्रीटमेंट को बीच में ना बंद करें, अगर बीच में बंद कर देंगे तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकती है। हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलेंगे, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों से कह सकते हैं वहाँ पे बचेंगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं लेनी है। फॉलोअप भी विजिट वहाँ पे ज़रूरी रहता है, फॉलोअप लेते रहेंगे पेशेंट का, और वहाँ पे जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको भी अपनाएंगे। तो ये अच्छी तरह से अगर हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वहाँ पे मेडिकेशन एडेरेंस जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होंगी, वो और बेहतर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली एजुकेशन। तो जो फैमिली एजुकेशन का मतलब हो गया, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस मैनेजमेंट है उसके बारे में वहाँ पे फैमिली को पेशेंट केयर कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फैमिली के बारे में क्या क्या उसको पता होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कैसे फैलती है टीबी। ठीक है, मेडिसिन्स कैसे देना है, टाइमली देने पे क्या इसका इफेक्ट होता है बॉडी पे, कब को कैसे उसको एक्यूट्री करना है, कैसे उसको कफ कह सकते हैं स्प्रेड होने से बचाना है, हैंड हाइजीन्स को मेंटेन करके रखना है,
और जिस रूम में रह रहा है उसका वो रूम कैसा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए रूम, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस डाइट हो गया, रेगुलर फॉलोअप हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से और पेशेंट के साथ क्या कर सकते हैं, एक सपोर्टिव बिहेवियर रख करके वहाँ पे इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो फैमिली को ये सारी चीज़ें समझाते हैं और वहाँ पे एक क्यूरेबल डिजीज़ को भी हम कह सकते हैं क्योर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं पेशेंट के साथ वहाँ पे भेदभाव करना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और फैमिली भी वहाँ पे कोऑपरेट करती है, तो वहाँ पे कह सकते हैं पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप अब क्या क्या फॉलोअप में लेना है, मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट को क्या करेंगे, हम वहाँ पे रेगुलर असेसमेंट करेंगे उसका कि जो एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी है सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन केवल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन दे दी वहाँ पे सही हो गए, ठीक है। का वहाँ पे जो क्लिनिकल कंडीशन है, रिपोर्ट्स हो गई, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई, इन चीज़ों को वहाँ पे सब कह सकते हैं फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का मेनली पर्पज़ क्या रहता है कि हाँ ट्रीटमेंट का रिस्पांस का असेसमेंट करना है, सही से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, और सॉरी बैक्टीरिया वहाँ पे इरेडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो हैं कम्प्लीटली वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम पता लगाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो पेशेंट को नहीं हो रही, ठीक है। और वहाँ पे फिर रिलैप्स से या फिर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से भी बचाव करेंगे उसका, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर स्पूटम एग्जामिनेशन, तो स्पूटम एग्जामिनेशन जो पेशेंट होगा उसका स्पूटम एग्जामिनेशन भी वहाँ पे चल करते रहेंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट के दौरान हम हर एक इंटरवल पे क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हम अगर स्पूटम सैंपल का टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे स्पूटम में जो एसिड फास्ट बैसिलाई होंगे वो अगर वहाँ पे मिलते हैं तो समझ लो अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चीज़ें हम वहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूस वहाँ पे हम एक रेगुलर अंतराल पे उसको चेक करते रहेंगे तो इससे पता कर पाएंगे वहाँ बैक्टीरिया बचे हैं कि उनको इरिटेट हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्पूटम को हम कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे, तो ये वहाँ पे पता चलेगा ट्रीटमेंट प्रॉपर वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो धीरे धीरे वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रेगुलर अगर हम स्पूटम एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उससे वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी, उसका असेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेट मॉनिटरिंग। तो वेट को भी मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि जो वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, जो वेट होगा वो धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होगा या लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनका ब्रेक डाउन होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे एटीटी देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलिन देते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल होगा तो न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और धीरे धीरे वहाँ पे बॉडी का वेट भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वेट लगातार गिर रहा है, घट रहा है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, या फिर जो और कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन के वहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं, असेसमेंट किया जाता है, फॉलोअप लिया जाता है कि वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एक इसको क्या करते हैं हम वीकली, मंथली या फिर सारी चीज़ें ये वेट भी चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पता रहेगा वेट लो गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे इफ़ रिक्वायर्ड। तो चेस्ट एक्सरे फॉलोअप विजिट के लिए वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पेशेंट के सिम्टम्स बने हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस लग रही है, कोई सस्पेक्शन लग रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे, वहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे लंग्स इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है या नहीं हुआ है, कैविटी वहाँ पे जो कैविटी का फॉर्मेशन हो गई थी वो कम हुई है कैविटीज़ या नहीं कम हुई हैं, ठीक है। फाइब्रेसिस हो गया और जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई, इन चीज़ों को हम वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि डिजीज़ प्रोग्रेशन कितना बढ़ा है या फिर कम हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करके हम वहाँ पे उसका असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट करके वहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है तो, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट का मेनली यूज यहाँ पे क्या करेंगे, लीवर के फंक्शन को असेसमेंट करेंगे। तो इसमें क्या रहता है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रहती है जैसे आइसोनियाजाइड हो गया, रेमफेसिन हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, ये क्या करते हैं, ये लीवर की टॉक्सिसिटी, लीवर में क्या करेंगे, वहाँ पे टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो वहाँ पे पेशेंट के जॉइंटिस हो सकता है, यूरिन उसका डार्क आएगा, परसिस्टेंट वहाँ पे नोजिया की कंडीशन बनी रहेगी, वोमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हो गई, और वहाँ पे जो राइट अपर एब्डोमेन रीजन है वहाँ पे पेन होने लगेगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो तुरंत हम वहाँ पे एल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम मेनली क्या करेंगे, वहाँ पे देख लेंगे कि हाँ पेशेंट का SGOT कितना है, SGPT कितना है, बिलिरुबिन हो गया, अल्कलाइन फास्फेटेज हो गया, ये सारी चीज़ों का हम वहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे LFT एबनॉर्मल आ रही है तो क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स है उसको हम बताएंगे और वहाँ पे उसी के एडवाइस के अनुसार वहाँ पे ड्रग क्या लेते हैं, चेंज कर सकते हैं, ड्रग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई फॉलो अप की। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। कैसे हम ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होगा, सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ को काज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो मेनली जो इसमें रहेगा, डिजीज़ रहेगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन का मेनली पर्पज़ यही रहता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्या करें, वहाँ पे इन्फेक्शन होने से पहले ही उसको क्या करें, हम रोक दें। ठीक है, और वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा उसको रोक देंगे तो फिर वहाँ पे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहेगी वो भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, अगर वेंटिलेशन वहाँ पे जो वैक्सीनेशन होगा वो करवा सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग करवा करके या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स को मेंटेन करके वहाँ पे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन होती है। अब इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले BCG का वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो BCG वैक्सीन क्या देंगे, ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। एक क्या रहती है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, जो माइकोबैक्टीरियम वोबिस रहती है उसके जो वीकेंड स्ट्रेन रहता है उससे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो BCG वैक्सीन रहेगा मेनली इसको क्या करते हैं, जो इन्फेंट्स रहेंगे या फिर जो यंग चिल्ड्रंस रहते हैं उनको सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए वहाँ पे हम देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे 100% उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन ये है कि जो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गई या मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस जैसी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम इनिशियल स्टेज में पहले ही डिजीज़ काज होने से पहले ही वहाँ पे हम उसको वैक्सीन देते हैं, BCG का वैक्सीन। और आजकल देखा भी होगा कि जितने भी चाइल्ड्स रहते हैं वहाँ पे उनको BCG वैक्सीन दिया जाता है। कब दिया जाता है, एट ए टाइम ऑफ बर्थ। इसको बर्थ के टाइम देंगे या फिर पहले फर्स्ट ईयर के जब 1 साल से पहले ही इसको देते हैं वैक्सीन। ठीक है, तो ये न्यूबॉर्न बेबी से ही इसको हम देना शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, डेवलप हो सके, तो इसके लिए एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव चाइल्ड फ्रॉम सीवियर ट्यूबरकुलोसिस। तो जो BCG वैक्सीन देंगे इससे क्या हो जाएगा, जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया जो चिल्ड्रन होगा वो सीवियर ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन से वहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीवियर ट्यूबरकुलोसिस में बहुत सारी फार्म होती है जिनमें जो रिस्क रहता है, जैसे मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस क्या होती है, जो ब्रेन में लेयर्स रहती हैं ब्रेन की, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए फिर वहाँ पे CSF करवाना पड़ता है, तो फिर ये सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या बताया था, जो ब्लड होता है, ब्लड में वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। अब जो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस काज होगा तो अदर आर्गन से भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है
ये हमारे जितने भी बॉडी के आर्गन्स होंगे, ठीक है, आर्गन्स हो गया या ओवरऑल बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी, वहाँ तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो जितने आर्गन होंगे सारे आर्गन वहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस कारण क्या करेंगे, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे उसको प्रिवेंट करने से बचेंगे। नेक्स्ट है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये अलग अलग ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। तो अर्ली चाइल्ड वैक्सीनेशन करने से, अगर अर्ली स्टेज में कह सकते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में वहाँ पे वैक्सीनेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन बढ़ेगा, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन में क्या होगा, वहाँ पे स्क्रीनिंग प्यूपिल्स विद कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। तो मेनली अर्ली डिटेक्शन में क्या होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होगा उसको क्या करना है, इनिशियल स्टेज में ही डिजीज़ को हम क्या करें, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें। अगर वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस जल्दी से हम करवा लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा, जो बैक्टीरिया के स्प्रेड होने का कारण होगा, वो जल्दी से स्प्रेड नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ही उसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्यूपिल विद कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स। अगर कोई पर्सन में 2 वीक से ज़्यादा वहाँ से कफ आ रहा है तो तुरंत ही उसको क्या करवाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग करवाएंगे। अब जब मान लिया 2 वीक से उसके आ रहा है ट्यूबरकुलोसिस, स्क्रीनिंग करवा लेंगे तो ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट होगा, पेशेंट में वहाँ पे इन चीज़ों से वहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट में हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पे हम सीबी नाट टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको हम बताए थे जीनी एक्सपर्ट टेस्ट बताए थे, वो करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ फिर भी परसिस्टेंट कफ आ रहा है, चेक कराएंगे उसमें कुछ नहीं आ रहा तो वो कभी क्या करवाएंगे, हम स्पूटम फॉर एफ करवा सकते हैं, ठीक है। स्पूटम फॉर एफ से क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सीबी नाट होता है जिसको जीनी एक्सपर्ट कहते हैं, चेस्ट एक्सरे हो गया, इनको करने के लिए वहाँ पे एडवाइस किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर वहाँ पे पता चल जाएगा तो वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे, साइनड सिम्टम्स होंगे, वो वहाँ पे कह सकते हैं स्प्रेड नहीं होंगे, ज़्यादा वहाँ पे नहीं फैलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस प्रिवेंट स्प्रेड। तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस होगा वो अर्ली कन्फर्मेशन वहाँ पे करके तुरंत उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है। जब वहाँ पे पेशेंट क्या हो जाएगा, एटीटी लेना शुरू कर देगा तो कुछ टाइम में क्या हो, कुछ टाइम में वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा उसका नंबर वहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। जब वहाँ पे नंबर उनका रिड्यूस होने लगेगा तो पेशेंट को वहाँ पे इन्फेक्शन, वहाँ पे जब रिड्यूस होगा तो वहाँ पे फैमिली है, फ्रेंड है, कम्युनिटी है, वहाँ भी ट्रांसमिशन का रिस्क वहाँ पे रिड्यूस हो जाता, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस थी, अर्ली डिटेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब हो गया, वहाँ पे जो पर्सन होता है डॉक्टर्स उसको कंप्लीट वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब जो एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी होगा, जितने टाइम का कोर्स होता है, 6 मंथ का है, तो उतना कोर्स वहाँ पे हम पूरा करने के लिए उसको बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं उनमें कम से कम 6 मंथ तक हम क्या देंगे, एटीटी वहाँ पे देंगे। अगर पेशेंट बीच में मेडिसिन बंद करेगा तब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे प्रॉपर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो सकता है, दोबारा स्प्रेड हो सकता है और डिजीज काज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिनिश फुल एटीटी कोर्स टू प्रिवेंट रिप्लेसमेंट। तो हम एटीटी कोर्स का क्या करेंगे, कंप्लीट टू देंगे, कंप्लीट पूरा कोर्स करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहाँ पे डिजीज रिलैप्स होने का भी रिस्क कम हो जाएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावना भी वहाँ पे कम हो जाएगी और कंप्लीटली क्योर भी हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीशन ज़रूरी रहता है। ट्रीटमेंट कंप्लीशन करेंगे तो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी हाइजीन्स को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।